करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गॉस प्रमेय का या गॉस नियम का लास्ट एप्लीकेशन यानी कि तीसरा अनुप्रयोग। इसके पहले हमने दोनों अनुप्रयोग कर लिए थे लास्ट के दो वीडियो में, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या कर लिया था, गॉस प्रमेय को समझ लिया था। आज का यह लेक्चर हम अंतिम होने जा रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय या गॉस के नियम की सहायता से हम कूलाम के नियम को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, यानी कि उसको हम लाएंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो अंतिम लेक्चर होने जा रहा है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले कॉपी और पेन साथ ले लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और इधर उधर के डिस्टरबेंस को साइड कीजिए और चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक गोला ले रहे हैं, उस गोले के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके पूरे सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र आया है तो उसके कारण जो आसपास क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका तीव्रता कितना है ये हमको जानना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, बिंदु O है ना, और इससे r त्रिज्या का एक गोला खींचा जी। इस प्रकार से हमने एक क्या कर दिया, गोला खींचा और इस पर हमने क्या किया, इस गोले को प्लस क्यू आवेश दे दिया। तो इसके पृष्ठ पर पूरा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं वो इस गोले के सापेक्ष उस बिंदु पर स्थिति पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। क्या कह रहा हूं कि हमको क्या करना है, एक समान आवेशित गोले कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमने इसको आवेश दिया, इस पूरे गोले के पृष्ठ पर क्या हो गया, आवेश समान रूप से वितरित हो गया। अब इसके सापेक्ष कोई बिंदु बाहर में होगा, या तो इसके पृष्ठ पर होगा या तो इसके अंदर होगा। तो इनके सापेक्ष हमको क्या करना है, इस गोले के सापेक्ष किसी बिंदु पर इसके सापेक्ष जो बिंदु की स्थिति होगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम क्या निकालेंगे, जब बिंदु कहां पर हो, गोले के बाहर हो या गोली कवच के बाहर हो। जब बिंदु कहां पर, गोली कवच के बाहर हो, गोली कवच के बाहर हो, है ना, गोली कवच के बाहर हो। तो हमने क्या किया कि हमने एक स्थिति ले ली O से, है ना, r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। हमने r दूरी पर, O से r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया और वहां पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, गॉस का प्रमेय लगाना है। तो गॉस का प्रमेय के लिए पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, गॉसीय पृष्ठ होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके r त्रिज्या लेते हुए, r त्रिज्या लेकर के बिंदु P से जाने वाली एक गोले का निर्माण किया, एक गोले का निर्माण किया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, इस ओर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे, इस ओर। यहाँ पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है इनको, है ना। तो प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कैसे कहेंगे, लिखेंगे कि बिंदु O को केंद्र मान करके r त्रिज्या लेकर के हमने P से होकर जाने वाली एक गोले का निर्माण किया जो प्लस क्यू आवेश से क्या था, ये भी आवेशित था, है ना। अब इस बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस गोले के अभिलंब के अनुदिश यानी कि इससे परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगी, इसको काटते हुए जाएगी। तो E की दिशा इस ओर है तो DA की दिशा भी क्या होगी, इसी ओर होगी, क्योंकि इसके बाहर जाएगी, एरिया वेक्टर की जो दिशा है। तो इतने क्षेत्र को हमने एरिया वेक्टर मान लिया है, इसी में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पूरे गोले के लिए यानी कि जो दूसरा गोला खींचा हमने, इस पूरे गोले के लिए हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, phi E, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, phi E इज इक्वल टू E डॉट ds कहो चाहे dA कहो, तो E डॉट ds। अब E और ds के बीच का जो हमारा एंगल है ये कितना है, थीटा का मान 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ई सभी जगह क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, चाहे इसके ले लो, चाहे इस जगह के ले लो, चाहे इस जगह के ले लो, चाहे इस जगह के लिए, यहाँ 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 सभी जगह डिस्टेंस क्या है, r ही रहने वाला है। डिस्टेंस क्या रहने वाला है, r रहने वाला है। तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है ये सभी जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो बचा क्या अपने पास, ds, क्योंकि यहाँ पर E क्या हो चुका है, कांस्टेंट। E क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, E क्या है, कांस्टेंट। अब phi E का वैल्यू हमारे पास क्या है, E डॉट ds। अब पूरे ds के सरफेस को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का क्या निकल करके आ जाएगा, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है यहाँ पर। तो गोले का सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ।
ये कितना होता है, तो ये होता है अपना 4πr², क्योंकि हमारा बड़ा सॉरी छोटा स्क्वायर है ना, छोटा आर, तो छोटा आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल आर होता तो ये छोटे गोले का होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4πr², तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख देंगे, तो पाई ई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ई इंटू 4πr²। परंतु गॉस प्रमेय से हम ये भी जानते हैं क्या चीज, कि फाई ई इज इक्वल टू, अच्छा गॉस प्रमेय से है ना ये, गॉस प्रमेय से, परंतु गॉस प्रमेय से हम ये जानते हैं क्या, कि फाई ई का जो मान है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, फाई ई का जो मान है ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। पढ़ाया था गॉस प्रमेय में, तो किसके इक्वल होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए। तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या निकल करके आएगा कि फाई ई का वैल्यू दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4πr का स्क्वायर। हमको क्या वैल्यू चाहिए, ई का, तो ई बराबर क्या निकल करके आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कब है, जब पृष्ठ से बाहर हो, यानी कि गोलीय कवच के बाहर हो बिंदु, तब था। अब यदि हमारा पृष्ठ जो बिंदु है, यानी कि जहां पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो यदि कहां पर हो, पृष्ठ के ऊपर हो, तो क्या होगा। तो चलो इतना बात को नोट करो, फिर अगला देखते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। मिटा रहा हूं इसको ना। अब दूसरा पॉइंट हम डालेंगे कि जब बिंदु कहां पर हो, गोलीय पृष्ठ पर हो, गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो। दूसरा पॉइंट, जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, गोलीय कवच के पृष्ठ पर होगा, तो अब त्रिज्या जो है स्मॉल आर ना रह करके कैपिटल आर हो जाएगी। तो यहाँ पर आर का जो मान है ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई का जो मान है ये जो है क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो। अच्छा, एक स्थिति ऐसे भी तो हो सकती थी सर कि गोलीय कवच जो है, जो बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हो, वो कहाँ आ जाए, गोले के अंदर आ जाए। कहाँ आ जाए, गोले के अंदर आ जाए। तो जब बिंदु गोलीय कवच के अंदर हो, गोलीय कवच के अंदर हो, तो क्या होगा, गोलीय कवच के अंदर होगा, तो देखते हैं गोलीय कवच के अंदर होगा। तो गोलीय कवच के अंदर होगा, तो जब हमने पृष्ठ को यानी कि गोले को अंदर से जा, जो कि कैसा था, ठोस था, अंदर से मतलब सॉरी अंदर से वो क्या था, खोखला था, है ना। तो हमारा जो पृष्ठ पर हमने इसको जो आवेश दिया था, तो ये जो आवेश है ये इसके पृष्ठ पर पूरा समान रूप से फैल गया था। अंदर में कुछ भी आवेश नहीं था, इसके पास अंदर में कोई भी आवेश नहीं था। तो जितना भी आवेश था ये संपूर्ण जो है समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो गया, अंदर में कोई भी आवेश नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q का मान 0 हो जाएगा। अब Q का मान 0 हो जाएगा, तो E का मान सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने तीनों पॉइंट्स को देख लिया कि जब गोलीय कवच के कारण क्या होगा, इसके विषय में नोट कीजिए इतनी बातों को। फिर लास्ट इस टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे। नोट है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कि गॉस के नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि बिंदु ओ लिया और उसके ऊपर हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश रखा। हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश रखा। इससे r दूरी पर एक बिंदु P था, r दूरी पर एक बिंदु P था, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने इस पृष्ठ को गॉस का नियम अप्लाई करने के लिए एक गोले का निर्माण किया। तो O को केंद्र माना, r त्रिज्या लिया, O को केंद्र माना और क्या किया, r त्रिज्या लिया, और बिंदु P से होकर जाते हुए हमने क्या किया, एक गोले का निर्माण किया, ऐसे, है ना। और यहाँ पर क्या रखा हुआ था, प्लस क्यू रखा हुआ था। अब इस प्लस क्यू के कारण इस पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, समान रूप से, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, है ना। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी किसके ऊपर, इस पृष्ठ P के ऊपर। तो ये पूरे पृष्ठ के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया।
अब इस सरफेस एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पृष्ठ के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या है, लंबवत है, इससे लंबवत होकर के जा रही है, और पूरे पृष्ठ पर ये समान रूप से एक समान रूप से आ रहेगा। मतलब E का जो मान है ये हर स्थान पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस पूरे गोले के पृष्ठ पर हर जगह से एक समान वितरित रहेगा। अब बात आती है कि हमारे लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा। तो एरिया वेक्टर चाहे यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, इसका जो मान होगा ये क्या होगा, इसके पूरा परपेंडिकुलर, और प्लस क्यों है तो ये क्या करेगा, इसको धकेलते हुए यानी कि उस ओर जाएगा, और ये पूरा पृष्ठ बंद है तो एरिया वेक्टर इसके बाहर की ओर होता है, तो डी ए का जो दिशा है या डी एस का जो दिशा है ये भी कहाँ जाएगा, इस ओर जाएगा जिस तरफ ई है। तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री। ये सब मैंने आपको गॉस प्रमेय के साथ जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो बताया था, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको कूलाम का नियम निकालना है। तो कूलाम का नियम निकालने से पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो जब बिंदु P जो है ये O से R दूरी पर स्थित है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा, फाई E का जो मान होगा ये क्या होता है, E डॉट ds कहो चाहे E डॉट da कहो, एक ही बात है। अब ds और E के बीच का जो एंगल होता है ये क्या होता है, ds और E के बीच का एंगल क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं E डॉट ds cos 0 डिग्री, E डॉट ds cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट ds। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर सभी जगह E का जो मान है ये क्या है, एक समान है। E का मान हर जगह क्या है, एक समान है। तो ये कांस्टेंट हुआ, तो बचा कौन अपने पास, ds, क्योंकि E क्या है, हर जगह समान है, तो इस कारण से इसको हमने अलग कर दिया, तो ये कांस्टेंट था। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास फाई E का वैल्यू E डॉट ds आया, और ds का जब पूरा सरफेस आप बना दोगे यानी कि जोड़ दोगे, सभी छोटे छोटे ds को आप जोड़ दोगे, तो हमारे पास फाई E का जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जहां ds क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ है। ds का जो वैल्यू है ये क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया है, गोले का क्या है ये, सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। चलो, अब E का वैल्यू आया क्या अपने पास, फाई E इज इक्वल टू क्या आया, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु हम गॉस प्रमेय से ये जानते हैं, गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, कि E का फाई E का जो मान है ये कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों समीकरण को जब आप तुलना करोगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा कि फाई E Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम E का वैल्यू निकाल लेंगे तो E बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और Q अपॉन R का स्क्वायर, Q अपॉन इस R का स्क्वायर को हमने इस तरह लिख लिया। ये हमारे पास किसका वैल्यू आया, E का। और हम ये भी जानते हैं कि कूलाम के नियम से कि क्या होता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट E। हमने पढ़ा है ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाया थे तो E बराबर बताया था कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E। तो E का मान यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और ये Q0, तो ये Q0 और डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। और यही क्या है, कूलाम का नियम है। यही क्या है, कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। ठीक, ये होता है सिद्ध, और यहाँ होता है हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। इसके आगे और कुछ नहीं है। इसके बाद हम चैप्टर 2 जो कि विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है, इसको हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। यदि आज का जो लेक्चर है आपको पूरा तरीके से समझ आया होगा, तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हेल्प होती है, हमको ऐसा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहता है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।